हेलो एवरीवन। तो आज जो है ना हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ ना कि किसी भी सॉलिड को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसका क्या बिहेवियर होगा, वह मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा या मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा। तो इसी बात का जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्या है इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, वहां अलग से चैप्टर ही पढ़ना है इसके बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ हम लोग जानकारी के लिए देखो, जैसे कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल हम लोग मानते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इस मैग्नेट के चलते जो है ना इसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऐसा ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, माने मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेट का ही एरिया है मैग्नेटिक फील्ड। इसी को दिखाने के लिए जो है ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलेंगे या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड को ही बताने के लिए सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो क्या बताया, कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चलते जो फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अगल बगल उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है या डिपेंड करता है इस मैग्नेट के नेचर पे या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिस सब्सटेंस के द्वारा उस पे। इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। मतलब कोई सब्सटेंस इसके तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकता है या फिर वीकली अट्रैक्ट भी हो सकता है या वीकली रिपेल भी हो सकता है। तो यहां तो हम लोग बात की इस मैग्नेट का ना कि मैग्नेट के चलते जो फील्ड बना उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोले। अब इस मैग्नेट को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी सब्सटेंस हैं, प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के चलते प्रत्येक सब्सटेंस में जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वैसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन सारे सब्सटेंस में है और इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन का मोशन के चलते जो है प्रत्येक सब्सटेंस में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, चाहे उसका स्ट्रेंथ कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर होना है। और वह सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के चलते। अब हम लोग देखें जरा इलेक्ट्रॉनिक मोशन के चलते कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा मोशन है इस प्रकार से। तो देखो हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का दो टाइप का मोशन होता है। एक कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, तो अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। और यही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन का दो प्रकार का मोशन होगा, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। अब एक चीज और हम लोग पढ़े कि जो प्रत्येक मूविंग पार्टिकल है ना वो एक एंगुलर मोमेंटम भी प्रोड्यूस करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में डिस्कशन किए होंगे आप लोग। स्पिन मोशन का आने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे जो रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिटल मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो इस स्पिन मोशन के चलते इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस ऑर्बिटल मोशन के चलते इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन ये है और इसका इस डायरेक्शन में जो है एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा ऐसा। ये जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वह एक चार्ज्ड पार्टिकल है और जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है। यह चार्ज पार्टिकल का फीचर होता है कि एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस या मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो यदि यह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रिवॉल्व किया तो इसका एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, जिसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, √s +1 × h/2 पाई, जहां s जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इसका। अब इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो प्रोड्यूस हुआ, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है प्रोड्यूस होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी हुआ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या कोई भी जो मैग्नेटिक मोमेंट हो उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जब ऑर्बिटल मोशन होगा तो इस ऑर्बिटल मोशन के चलते भी इसका एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, और वह एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, √L +1 × h/2 पाई, जहां L जो है एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के चलते भी यहां मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो यह हुआ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट बात यदि नहीं समझ में आ रहा है ना, तो डायपोल मोमेंट समझो कि जैसे किसी मॉलिक्यूल के पोलैरिटी को बताने के लिए डायपोल मोमेंट होता था ना, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बतलाना हो तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इस मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर ही हम लोग बतलाते हैं कि वह सब्सटेंस किस नेचर का है। किस नेचर का कहने का मतलब कि वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल होगा। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर बतलाएंगे, जो कि क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन जो है वह एंगुलर मोमेंटम पे जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां से हम लोग को समझना क्या है कि एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस या मैग्नेटिक फील्ड which is indicated by magnetic moment, and the direction of magnetic moment is just opposite to that of angular momentum. दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम हुआ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसलिए दो प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहां से तो एक बात क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग टीनी मैग्नेट भी मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। टीनी मैग्नेट मतलब बहुत छोटा सा मैग्नेट, ऐसा हम लोग लेकर के चलते हैं। तो जो टीनी मैग्नेट के जैसा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखलाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम लोग पढ़े कि एक ऑर्बिटल में जो है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ऐसा। अब इस इलेक्ट्रॉन के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोशन अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, इसका भी जो है सो डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो यदि इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो है सो इस तरह से क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसा। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग पढ़े कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो तो इसका रिजल्टेंट हो जाता है 0। अब यदि किसी सब्सटेंस का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बराबर हो तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और यदि किसी सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बराबर नहीं हो, तो 0 के बराबर नहीं तब होगा जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वह 0 के बराबर नहीं होगा, और ऐसे सब्सटेंस को बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे हम लोग वहां कर देते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो पोलर। वैसे यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट यदि 0 के बराबर नहीं है तो पैरामैग्नेटिक, और यदि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बराबर आ गया तो डायामैग्नेटिक।
तो 0 के बराबर कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो। और ऐसा पैरामैग्नेटिक वाला नेचर कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो, उस केस में। तो यह था ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कि कैसे किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर एक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। प्रत्येक सब्सटेंस मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मतलब उत्पन्न होना, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से भी एक्सप्लेन करते हैं, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से भी इसको बताया जाता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम लोग बोलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे सॉलिड्स को कितने कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे जो सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है, तो पहला होता है इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब वैसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। मतलब वही बताया कि एक चुंबक है जिसमें दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, तो इसके अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके अगल बगल जो फील्ड है। अब यदि किसी सब्सटेंस को तुम इस फील्ड में रखते हो तो दो बातें हो सकती हैं। पहला कि यह सब्सटेंस इस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए, और दूसरा यह सब्सटेंस मैग्नेट से रिपेल हो जाए। यदि यह सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा तो ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, और यदि यह सब्सटेंस मैग्नेट से रिपेल हो तो ऐसे सब्सटेंस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो वही लिखें कि उस प्रकार का सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस चुंबक के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, और इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि कोई सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल हो, मतलब मैग्नेट से दूर भागे, तो वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यदि किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास करवाओगे, जैसे मान लो कि यह एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करवा रहे हो, तो इस तरह से बहुत सारी लाइंस इससे पास करेंगी, ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है। लेकिन मान लो कि कोई लाइन यहाँ है किनारे में, तो किनारे में जो लाइन जा रहा है वो क्या करेगा ना, इस सब्सटेंस से पास ना होकर के बाहर से जाना चाहेगा, कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सब्सटेंस को अवॉइड किया, बतला रहा है कि यह सब्सटेंस डायामैग्नेटिक नेचर का है। उसी प्रकार से यदि इस किनारे से कोई लाइन जाता है तो इसके अंदर से पास ना हो करके बाहर से जाना पसंद करेगा, क्योंकि बीच से जो जा रहा है उसका तो मजबूरी है ना, उसको तो पास करना ही है। लेकिन किनारे से जिसके पास ऑप्शन है कि आइदर वह सब्सटेंस के अंदर से क्रॉस करे या उसके बाहर से जाए, तो हमेशा बाहर से जाना चाहेगा, मतलब इस सब्सटेंस को अवॉइड करेगा। तो अवॉइड होने का मतलब बताया जा रहा है कि यह सब्सटेंस किस नेचर का है, डायामैग्नेटिक नेचर का है, ऐसा। अब बात कहां आता है, तो दो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का, कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल होते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वह डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अवॉइड करते हैं और वैक्यूम से जाना पसंद करेंगे। उसके बाद अब बात आता है कि सर आखिर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल क्यों होते हैं। तो रिपेल होने का कारण क्या है, देखो कि यह एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जैसे मान लो कि कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसको हम लोग रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या बताया कि इस मैग्नेट के चलते यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस सब्सटेंस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
तो होता क्या है कि किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और यहां जो लगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है। और अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट बना हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी है, यदि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। रिजल्टेंट जीरो मतलब वह थोड़ा सा रिपेल करेगा, उसके तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यही रीजन है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड विद इन या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस and the external magnetic field has opposite directions and hence they cancel one another, and this is why a diamagnetic substance is weakly repelled by the external magnetic field। कि किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और अपोजिट डायरेक्शन होने के चलते रिजल्टेंट जीरो, इसीलिए जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उससे रिपेल होगा। उसके बाद कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वही होते हैं जिनके अंदर केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके अंदर केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। इस तरह से माने यदि किसी सब्सटेंस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो यदि किसी सब्सटेंस में, तो उस प्रकार का सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है। क्यों? तो अभी रीजन बताया कि प्रत्येक मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे इसके लिए तो हो जाएगा जीरो। ई भी कर रहा है प्रोड्यूस, ई भी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना, और वेक्टर क्वांटिटी होने के चलते एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह जीरो के बराबर हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वही है जिनके अंदर केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका वेट यदि मैग्नेटिक फील्ड में करोगे तो ओरिजिनल वेट की तुलना में कम आता है। मतलब द वेट ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज लेस दैन दैट ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट। मतलब यदि यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और इसका वेट 50 kg है, याद रखोगे हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। वेट और मास दो अलग अलग टर्म्स हैं। वेट जो कि डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड पे। तो क्या होता है कि यदि कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका वेट 50 kg है, और इसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में वेट करते हो, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसका वेट लेस देन 50 kg है। रीजन क्या बताया कि यह सब्सटेंस जो है वह मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज करेगा, और यदि अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करे तो वेट भी डिक्रीज करता है। वेट जो कि मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के आधार पे, कि किसी सब्सटेंस का जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसका वेट उतना ही ज्यादा, और जितना कम अट्रैक्शन उसका वेट उतना ही कम। अब चूंकि एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल होता है, इसलिए इसका वेट जो है मैग्नेटिक फील्ड में वह कम होगा इसके ओरिजिनल वेट के तुलना में। तो यह जो है डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। एग्जांपल की बात करें तो वैसे सब्सटेंस जिसमें केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NaCl। तो NaCl में Na+ और Cl-, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 2-2 करके ऐसे 5 ऑर्बिटल में रहेगा। उसी प्रकार से इसमें 18 तो 2-2 करके 9 रहेगा। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जनरली ऐसा नहीं है कि सारे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यदि इवन में है तो पेयर्ड होंगे। उसी प्रकार से N2 है, उसी प्रकार से H2। तो ये सभी जो सब्सटेंस है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वे पेयर्ड हैं, इसलिए सारे सब्सटेंस जो है डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। अब इसी से कंपेयर करके हम लोग पैरामैग्नेटिक को पढ़े। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अभी मैंने क्या बताया कि इस प्रकार का जो सब्सटेंस है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल होता है। इसका उल्टा कर दो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होते हैं।
मतलब यदि किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ कोई सब्सटेंस है ऐसा नॉर्थ साउथ, तो यह सब्सटेंस इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यदि कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इस प्रकार से, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो इससे पास करेंगे नहीं ऐसा। अब यदि कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किनारे से जा रहा है, मतलब ऐसा मान लो यहाँ से, तो देखो वैक्यूम के सीधे जा रहा था ना, तो सीधा ना जा करके इसके अंदर से जाना पसंद करेगा। वैसे कोई यहाँ है तो इसके अंदर से जाना पसंद करेगा। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वैक्यूम से ना जा करके सब्सटेंस के अंदर से क्रॉस होना पसंद कर रहे हैं, तो यह बता रहा है कि सब्सटेंस किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। डायमैग्नेटिक में उसको अवॉइड कर रहा था और यहाँ सब्सटेंस के अंदर से जाना पसंद कर रहा है क्योंकि सब्सटेंस किस नेचर का है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। उसके बाद कि आखिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन दोनों सेम होता है। यहाँ अपोजिट था, यहाँ सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। लेकिन यहाँ सेम होता है कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। सेम डायरेक्शन होने के चलते ही नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है और उसी के चलते यह सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होता है। उसके बाद कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस है ना जिनके अंदर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नेसेसरी कंडीशन है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी यदि किसी सब्सटेंस के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दो दो करके है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन यदि पेयर्ड के अलावे अनपेयर्ड भी है तो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि केवल अनपेयर्ड, पेयर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन यदि पेयर्ड के अलावे एकाध अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो वह सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मतलब उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जैसे मान लो कि सब्सटेंस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन अलग है, तो ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बार-बार देख रहे हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका रिजल्टेंट वैल्यू हो जाता है 0, तो इसके चलते वो 0। लेकिन एक ही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है इसका तो कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, इसका तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक वैल्यू होगा ही। तो इसके आधार पे हम लोग यहाँ बतलाते हैं। तो सिंपल सा बात है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड के अलावे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना अधिक उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इवन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लिखते हैं n+2 और इसका यूनिट लिखा जाता है bm फॉर मैग्नेटॉन। डी ब्लॉक एलिमेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको पढ़ोगे, अभी हम यहाँ जानकारी के लिए बता रहे हैं। और इस जगह पे जो n है ना वह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो है सो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है, जैसे डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग देख सकते हैं कि जितना अधिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतना ही अधिक उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, और वह उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा किसी भी मैग्नेट के द्वारा, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैंने बताया था कि यदि किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में वेट निकालोगे तो उसका ओरिजिनल वेट से कम आएगा, क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल हो रहा है, वहां जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है वह डिक्रीज कर रहा है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इसका उल्टा, कि यदि कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसका वेट 50 kg है और इसी का वजन तुम यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करते हो तो यहाँ इसका वेट ग्रेटर देन 50 kg है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होता है, मतलब यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ने से ही इसका वेट जो है इंक्रीज कर जाता है। और इसको मेजर करने के लिए एक बैलेंस आता है जिसको हम बोलते हैं गाइज मैग्नेटिक बैलेंस, साइंटिस्ट का नाम है, तो वही इसको ऑब्जर्व किए थे। तो हम लोग को इतना ही बात केवल याद रखना है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो
आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, एल्यूमिनियम है, O2 है, B2 है, N2 प्लस है, NO है। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं ना वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। NO का नहीं का मतलब इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाओ तो पता चल जाएगा, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ऐसा देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही सबका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा 3d6 4s2। 3d6 में देखो ऐसा 1 2 3 4 5 6, देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वे पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनमें सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वो डायमैग्नेटिक होता है। एक बार सारे प्रॉपर्टीज को रिकैप करवा देता हूं मैं। तो सबसे पहला बात हुआ कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक मोशन के चलते होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के चलते पहले एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, और उस एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। और किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो उसके आधार पे जो है ना हम लोग सब्सटेंस को दो भाग में बांटते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो पहला डिफरेंस कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल्ड होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसको अवॉइड करके वैक्यूम से जाना पसंद करता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सब्सटेंस के अंदर से जाना पसंद करेगा। किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड के अलावे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगला कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसका वेट मैग्नेटिक फील्ड में कम हो जाता है इसके ओरिजिनल वेट से, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट बढ़ जाता है इसके ओरिजिनल वेट से एक मैग्नेटिक फील्ड। तो यह डिफरेंस है, 4-5 डिफरेंसेस हैं, एग्जामिनेशन में आता है पारा और डायमैग्नेटिक के बीच, या फिर कोई सब्सटेंस 3-4 कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिए हुए रहेंगे, पूछा जाएगा कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, तो आपको पता करना है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मदद से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए लेविस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, या फिर यदि इस टाइप का मॉलिक्यूल है जिसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पता होना चाहिए। जैसे O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे पता चलता है, जिसका जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है π2px एंटी बॉन्डिंग और π2py एंटी बॉन्डिंग, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन में। इसका लेविस स्ट्रक्चर से पता नहीं चलेगा ना, ऐसा देखो जाएगा, तो इससे कहां पता चल रहा है, इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को जो है ध्यान में रखना है। तो इस तरह से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या अंतर है, कैसे किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इन बातों का डिस्कशन किया आज हमने। आगे हम लोग को क्या करना है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो उसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।